अच्छा भाई, सीवी किस तरह से क्रिएट करना है ये सारी बातें हम कर रहे थे, ठीक है। 3-4 चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। सबसे पहले तो सीवी का जो स्ट्रक्चर है, जो टेम्पलेट है, वो बिल्कुल सादा होना चाहिए, ठीक है। सादा होना चाहिए, जो कलरफुल होता है ना, डिज़ाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को परेशानी ना हो, ठीक है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर, और जो है ना बिल्कुल देख कर ही पढ़ा जाए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा अजीब सा फ़ॉन्ट रख दो तो थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होगा, तो वो आपकी सीवी को रिव्यू नहीं करेगा, सही है। अच्छा, तीसरी बात है हम लोगों ने कलर से रिलेटेड की थी कि कलर अच्छी प्रैक्टिस है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट होना चाहिए। अगर आप चाहें इस तरह का ग्रे आप कर सकते हैं। देखो ये वाला जो ग्रे है ना, इसके साथ बुरा नहीं लग रहा, सही है। इसी तरह से आप चाहें तो हेडिंग्स के लिए ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। बस ये 2-3 कलर के अंदर ही आपने रहना है, ठीक है। ज़्यादा आपने कलरफुल नहीं करना। कोई दूसरा कलर, रेड, येलो, पर्पल, ये सारे कलर्स आपने यूज़ नहीं करने, सही है। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीवी के अंदर कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कौन सा कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि टॉप के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, सही। अभी डिज़ाइन हमारे पास इस तरह सा है कि ये टॉप का जो ये नाम इनका है ना, वो लेफ्ट साइड पे, आप चाहो तो उसको सेंटर पे भी रख सकते हो। डिज़ाइन आपको जो बेहतर लगे आप चूज़ करो, लेकिन डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज़ समझ में आ गई कि टॉप पे आपका नाम आएगा, सीवी की हेडिंग नहीं आएगी। अक्सर लोग जो ना ये गलती कर देते हैं, पहले अगर कर रहे तो कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे, सही है। टॉप पे आपका नाम आएगा, सीवी की हेडिंग नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी सीवी ही है, उसको पता है ऑलरेडी, जो चेक कर रहा है ना, तो वहाँ पे हेडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टॉप पे आपका नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो आपका नाम पूरा क्या है, मोहम्मद रिहान, तो यहाँ पे पूरा आएगा मोहम्मद रिहान। जैसे कि मैंने अपने सीवी पे यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है एस मुजम्मिल जावेद, ठीक है, कंप्लीट मैंने लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप कंप्लीट अपना नाम यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद नीचे जो है ना, नाम के यहाँ पे नीचे ये कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है, पीछे वालों को नजर आ रहा है। देखो ये नाम के बिल्कुल यहाँ पे नीचे इस साइड पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल डेजिग्नेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे कोई प्रोफेशनली वर्ड लिखोगे, या तो आप फुल स्टैक डेवलपर लिखो, या तो आप सिंपल वेबसाइट डेवलपर लिखो। अगर सिंपल अभी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो वेब डिज़ाइनर लिख दो। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, इसके ये अभी इन्होंने डायरेक्ट फुल स्टैक डेवलपर एक्सपीरियंस लिखना शुरू कर दिया। फिलहाल जो प्रोफेशनल तरीका मैं उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले 2-3 लाइन की छोटी सी समरी होगी, ठीक है। अच्छा, समरी के अंदर जो है ना, अक्सर लोग गलती करते हैं, चैट जीपीटी इधर उधर से समरी उठाते हैं, पढ़ने की भी जहमत नहीं करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सही है। समरी आपकी 2-3 लाइन की ऐसी होनी चाहिए कि वो 3 लाइन पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि आप क्या हो, सही है। कंप्लीट आपके बारे में बता रही होगी कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कंप्लीट आप समरी जीपीटी से लिखवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन पहले जीपीटी को समझाओ पूरा कि मैं हूँ क्या, कर क्या रहा हूँ, ये सारी बातें बता दो। उसके बाद बोलो 3 लाइन का समरी लिख के दो। बात समझ में आई। समरी कंप्लीट डिस्क्राइब करेगी कि आप क्या हो, सही है। 3 लाइन का समरी हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बनेगा वो बनेगा एक्सपीरियंस का, ठीक है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनके लिए अभी बाद में बात करते हैं। फिलहाल जिसके पास एक्सपीरियंस है मैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन बनता है समरी के बाद वो बनता है एक्सपीरियंस का। अक्सर लोग गलती करते हैं, सबसे पहले सेक्शन पे जो है ना प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशन लिखते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस लिखते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, जैसे कि इन्होंने लिखा फुल स्टैक डेवलपर, सही है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे ना इस तरह से फुल स्टैक। अच्छा, ये इन्होंने समरी ही लिखा हुआ है, ये इनका एक्सपीरियंस है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंटर जॉब पोजीशन हेयर, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फुल स्टैक डेवलपर। अगर आपने कहीं पे जॉब किया है या अगर कहीं पे आपने इंटर्न किया है तो आप वेब डेवलपर इंटर्न, या आप कोई भी दूसरा काम करते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ कब क्या लिखना है, वो बातें अभी बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम जर्नल बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, नीचे क्या आएगा, कंपनी का नाम और साथ में उसकी लोकेशन। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद जो है ना, यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना जरूरी है, सही है। कब से कब तक आपने यहाँ पे काम किया हुआ है,
बात समझ में आई। और फॉर एग्जाम्पल आप इस कंपनी पे जो है ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में डेटाबेस भी यूज़ होता है, फ्रंट एंड भी यूज़ होता है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर डिफाइन की हुई हैं कि इस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई है। इससे फायदा क्या होगा, कोई भी देखेगा हाँ यार ये बंदा इसने जो है ना इस कंपनी में इस टाइम तक काम किया हुआ है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए काम किया हुआ है, उसको अंदाजा हो जाता है कि इस स्टैक के ऊपर जो है ना इसको कमांड हासिल है। बात समझ में आई। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पोजीशन क्या था, कंपनी का नाम क्या है, टाइम पीरियड और किस प्रोजेक्ट के ऊपर किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने काम किया हुआ है। अक्सर जो है ना ये तीन जो बुलेट्स पॉइंट या एक दो भी हो सकते हैं, अक्सर मैं मिस देखता हूँ। जितनी भी सीवी तकरीबन 50% के अंदर ना ये नहीं होता, सिर्फ उन्होंने यहाँ पे डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, टाइम पीरियड, नीचे जो है ना सेकंड पे आ जाते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, उसके बाद एज इट इज सेम चीज फॉलो करते हुए अगर आपने दूसरी जगह भी काम किया था तो दूसरे का भी यहाँ पे लिख दोगे एज इट इज सेम चीज। यहाँ पे सिंपल आप क्या लिखोगे, पोजीशन, कंपनी का नाम, टाइम पीरियड और जिस भी टेक में आपने काम किया वो ये सारी कहानी आप यहाँ पे लिखोगे, सही है। अच्छा, इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। जो काम आपने पहले किया है वो सबसे नीचे, जो आप करंट कर रहे हो वो सबसे ऊपर। ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे ना तो काम हो जाएगा खराब, सही है। ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ भाई, इधर से कोई सवाल आप? हाँ, अभी उस पर आते हैं ना, अभी मैंने कहा तो है, अभी मैं एक्सपीरियंस वाले की बता रहा हूँ, सही। अच्छा भाई, यहाँ पे एक्सपीरियंस का सेक्शन हो गया आपका, ठीक है। अभी उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी एज इट इज सेम चीज फॉलो करो, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। सबसे पहले देखो ये चीज समझ लो कि अगर आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएटेड हो, मैट्रिक की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सही है। अगर आप चाहो तो इंटर भी ना दो, जस्ट बैचलर लिख दो, सही है। लाजमी सी बात है ना, अगर आपने इंटर किया तभी तो आप ग्रेजुएट हुए हो, आपने मैट्रिक किया तभी तो आपने इंटर किया हुआ है। हाँ, अगर किसी ने मैट्रिक किया हुआ है सिर्फ, तो वो सिर्फ मैट्रिक मेंशन करेगा, सही है। स्कूल की इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जिसने इंटर किया हुआ है वो मैट्रिक इंटर दोनों कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा नहीं आपने बढ़ना। अगर आप मास्टर्स पे हो तो आपने सिर्फ मास्टर और बैचलर की इंफॉर्मेशन देनी है, इंटरमीडिएट भी वहां पे देने की इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए जी। नहीं, अगर आप कर रहे हो ना तो आप यहाँ पे अभी जो कर रहे हो वो भी लिखोगे, कब से कर रहे हो, और यहाँ पे कंटिन्यू लिख दोगे आगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले इन्होंने एमए इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप बैचलर वाले हो तो बीएस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो, इंटरमीडिएट वाले हो तो इंटरमीडिएट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट हो उससे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट किया है, कहाँ से, सैलानी से, सही है। किस टाइम पीरियड में किया है ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और समझ में आई। उसके बाद आपने जो इंटर किया हुआ आप यहाँ पे इंटर लिखोगे, और जिस टाइम पीरियड में आपने किया, कहाँ से किया आपने, अगर किसी ने कराची बोर्ड से किया, हैदराबाद बोर्ड से किया, जिस भी बोर्ड से आप या प्राइवेट बोर्ड से भी अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, सही है। उसके अलावा ये दोनों चीज़ें आपने दे दी, तो फिर तीसरी चीज़ जो मैट्रिक वगैरह आएगी वो देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपने सैलानी का दिया, सही है। फिर आप यहाँ पे मास्टर्स का दे रहे हो, आप चाहो तो बैचलर भी दे सकते हो, सही है। यहाँ तक जो है ना अलाउ है। अगर यहाँ पे दोबारा से आप इंटर भी दोगे तो वो सही तरीका नहीं है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो इंटर की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। बैचलर आपने किया हुआ है, आप चाहो तो इंटर दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर किसी ने मैट्रिक ही किया हुआ है तो सिंपल आपने जो है ना यहाँ पे आपने सैलानी का मेंशन किया, और भी डिफरेंट जगह से अगर आपने कुछ किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कोई बात नहीं। नीचे आप यहाँ पे जस्ट मैट्रिक मेंशन कर दोगे, कहाँ से किया और किस टाइम पीरियड में किया ये चीज़ आप मेंशन कर दोगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स का सेक्शन दिया हुआ है। अभी हम एक्सपीरियंस वाले के लिए बात कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट्स का सेक्शन यहाँ पे होना ठीक है। एक्सपीरियंस, एजुकेशन और उसके बाद प्रोजेक्ट, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं जिसके पास जो है ना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस को उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश, या फिर लिख देते हैं नो एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, सही है। आप जो है ना उसका टाइम ज़ाया करते हो एचआर का।
HR का टाइम ज़ाया होगा, वो आपसे खुश थोड़ी होगा। तो ये सारी गलती आपने नहीं करनी। वर्क एक्सपीरियंस की जगह ये प्रोजेक्ट का सेक्शन उठाओ, यहाँ पे रख दो। बात समझ में आई? प्रोजेक्ट का सेक्शन अब आपका यहाँ पे होगा। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं? जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? प्रोजेक्ट का नाम, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बनाई, लैंडिंग पेज आपने बनाया किसी जिम की वेबसाइट के लिए, तो आप जिम वेबसाइट लिखो वहां पे। उसके बाद क्या होना चाहिए? 3-4 बुलेट्स पॉइंट में ना, जिस तरह से यहाँ पे हमने बुलेट पॉइंट लगाए थे, आप डिफाइन करोगे कि आपने किस स्टैक के ऊपर बनाया हुआ है। स्टैक का मतलब समझते हो? किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया हुआ है। आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए ये सारी कहानी की हुई है, ठीक है। वहां पे जो ये सारी चीजें आप बुलेट पॉइंट के अंदर मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद 2 चीजें इंपॉर्टेंट, इस प्रोजेक्ट का आपने नाम लिखा, यहाँ पे जो है ना 2 चीजें होंगी, एक लिखा हुआ होगा लाइव, दूसरा लिखा होगा गिटहब, सही है। यहाँ पे लाइव लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा गिटहब। जैसे ही कोई बंदा लाइव पे क्लिक करेगा ना, वो आपके इस प्रोजेक्ट के लाइव लिंक पे चला जाएगा। लाइव लिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर समझा था कि वर्सल के ऊपर वेबसाइट को लाइव किस तरह से किया जाता है। गिटहब का लिंक मीन्स आपके रेपो का लिंक, वो आपका कोड देखना चाहता है। ऐसा तो नहीं आपने यहाँ पे लिखा मैंने फेसबुक बनाया, मैंने व्हाट्सएप बनाया, वो उसको क्या पता, आपने तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर दिया। लाइव लिंक, गिटहब के रेपो का लिंक जरूरी है। बात समझ में आई? और गिटहब का जो रेपो है वो होना चाहिए पब्लिक। क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए, ताकि वो बंदा जो है ना, जो भी आपके इसको CV को रिव्यू कर रहा है, वो आपके कोड को भी देख ले। प्रोजेक्ट के अंदर कितनी चीजें हो गई? प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट किस किस चीज क्या क्या आपने यूज किया, वो सारी डिस्क्रिप्शन 2-3 बुलेट्स लाइन में। लाइव लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गिटहब लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे जो है ना, इन्होंने कॉन्टेक्ट वगैरह रखा हुआ है, फिलहाल हम कॉन्टेक्ट की बात नहीं करते हैं अभी। इसके बाद जो सेक्शन आपका बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपके स्किल्स का, सही है भाई। कौन सा सेक्शन बनेगा? स्किल्स का बनेगा, ठीक है। अच्छा, स्किल्स जो है ना, यहाँ पे आप सिंपल मेंशन करोगे, जैसे कि स्किल्स के अंदर आप लोगों ने HTML सीख लिया, आप लोगों ने CSS सीख लिया, गिटहब सीख लिया, ठीक है। और आप अभी जाके आगे जाके जावास्क्रिप्ट सीखोगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट आप सीखोगे, रिएक्ट सीखोगे, नोड सीखोगे, एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड होते रहेंगी। ये सारी चीज़ें स्किल्स के अंदर आती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं जो कि C++, जावा और पाइथन जैसी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, सही है। अच्छा, वर्सल वगैरह भी जो है ना, यहाँ पे आप मेंशन करवा सकते हो, और डिफरेंट लाइब्रेरीज आप पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सही, किसमें? स्किल्स के अंदर अच्छा देखो, बैकएंड के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना, उसको क्या पता आपने बैकएंड पाइथन पे सीखा है, नोड.js पे सीखा, डिफरेंट टेक का यूज़ होता है ना। फ्रंट एंड के लिए भी डिफरेंट टेक का यूज़ होता है, तो पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड अगर आप कर रहे हो तो किस टेक के ऊपर कर रहे हो, सही है। इसी तरह अगर आपने सिर्फ डेटाबेस लिखा तो उसको क्या पता आपने MySQL यूज़ किया, MongoDB यूज़ किया, पोस्टग्री, सारे डिफरेंट टैग्स होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। अच्छा भाई, यहाँ पे नेटलीफाई वगैरह ये सारी चीज़ें आप मेंशन करवा सकते हो स्किल्स में। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये प्रोफेशनल्स इन्होंने लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोर्सेज एंड ट्रेनिंग का लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेशन का सेक्शन भी बना सकते हो। अगर आप चाहो सैलानी का यहाँ पे मेंशन ना करो, आप सिंपल अगर यहाँ पे आपने मास्टर्स और बैचलर लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे आपने सैलानी लिख दिया, तब भी कोई मसले की बात नहीं। अगर आप सैलानी का यहाँ पे भी मेंशन कर दो एजुकेशन के साथ, तब भी कोई मसले की बात नहीं है, सही है। देखो यहाँ पे सिंपल आपने जो भी यहाँ पे कोर्स एंड ट्रेनिंग लिखा हुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन की, सही है। यहाँ पे कोई हमारे मुताबिक कोई टेम्पलेट नज़र नहीं आ रहा, तो जो हमने खोला हुआ है उसको ही देख लेते हैं। सर्टिफिकेशन का आपके पास सेक्शन होगा। अच्छा, ये सेक्शन ज़रूरी नहीं है कि इसके बराबर में ही होना चाहिए। मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, वो सीक्वेंस आप इस तरह से भी फॉलो कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो है ना, इस तरह से नहीं होते, 2 कॉलम्स में नहीं होते, अक्सर बिल्कुल एक ही कॉलम्स में सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप वो स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल गुड है वो, ठीक है। तो सिंपल जो है ना, अब आते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन के सेक्शन में। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो है ना, आप सैलानी का मेंशन कर सकते हो। डिफरेंट जगह से आप कोर्सेज वगैरह कर रहे होते हो, तो आप वहाँ से मेंशन कर सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, या जो भी कोर्स XYZ आपने किया हुआ है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सही है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, सही है।
अच्छा यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अक्सर सीवी में आपको नज़र आता है, जिसमें CNIC नंबर होता है, जेंडर होता है, और भी पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए आपके सीवी में, सही है। आप कोशिश करना कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई भी सेक्शन नहीं हो। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उसे कहाँ पे डिफाइन करना है वो मैं बताता हूँ आपको, सही है। देखो ये आपका नाम हो गया, नीचे हमने डेजिग्नेशन लिखा हुआ था, इसके नीचे जो ना थोड़ा सा नीचे इस तरह से यहाँ पे इतना से सेक्शन में आप 3 चीज़ें मेंशन कर दो। एक होगा आपका गिटहब का लिंक, सही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होगा लिंक्डइन का लिंक, तीसरा होगा आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीवी में पिक्चर ज़रूरी नहीं है, अगर लगा भी देते हो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि पिक्चर नहीं होनी चाहिए। सीवी में मेंशन नहीं होना चाहिए कि आपका जेंडर क्या है, सही है। सीवी में आपका CNIC नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब बातों का जो है ना आपने लाजमी ख्याल करना है। अक्सर लोग जो है ना पता नहीं सीवी को बढ़ाने के लिए करते हैं या क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें मेंशन कर देते हैं, उसमें एड्रेस डाल देते हैं, अपने पड़ोसी का नाम डाल देते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या उसके अंदर मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। देखो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा सकता है, 3 तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, गिटहब का लिंक, आपके लिंक्डइन का लिंक, और आपका मोबाइल नंबर, जो कि व्हाट्सएप में 24 घंटा ऑन होना चाहिए, ठीक है। जो नंबर आपका बंद होता है ना, जो आप पैकेजेस वगैरह के यूज़ करते हो, 1 महीना बंद करो फिर मिलेगा, वो नहीं, सही। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे डाल सकते हो, सही है। और आप क्या डाल सकते हो, अपना एड्रेस डाल सकते हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, सही है। यहाँ तक बात समझ में आई कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये 2-4 चीज़ें, सही है। हाँ, अगर आप चाहो, अगर वहां पे जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो अगर एज की रिक्वायरमेंट है कि यहां से यहां तक का बंदा चाहिए, तो फिर वहां पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है, सही है। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है कि यहां से इस क्राइटेरिया में फॉल करता है बंदा इस एज में, तो फिर अप्लाई करें, वरना नहीं तो वहां पे आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे लाजमी, अदरवाइज उसकी भी नीड नहीं है। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद जो है ना, एक सेकंड, उसके बाद जो है ना आपके पास लास्ट में बनेगा रेफरेंस का सेक्शन, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेफरेंस किसी का नहीं है तो रेफरेंस का सेक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्सर जो है ना सीवी के अंदर रेफरेंस का सेक्शन लिखा हुआ होता है और वहाँ कोई एक लाइन जीबीटी से उठाते हैं, फर्निश अपॉन बी रिक्वेस्ट, इस तरह का उठा के लगा देते हैं। तो वो रेफरेंस अगर ना है, नहीं है, तो रेफरेंस वहाँ पे सेक्शन भी नहीं होना चाहिए। रेफरेंस के अंदर आता क्या है, रेफरेंस बेसिकली जहाँ पे जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो ना, अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है, वहाँ के किसी IT मैनेजर ने रेफ़र किया है, तो सिंपल आप वहाँ पे जो है ना मेंशन कर सकते हो कि ये इस बंदे ने मुझे यहाँ का रेफ़र किया है। रेफरेंस आपके ट्रेनर का भी होता है, किसी इदारे का भी हो सकता है, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे बैठा किसी बंदा जो ना अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ उसका भी हो सकता है, ठीक है। रेफरेंस जो है ना डिफरेंट तरीके के आपके पास हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल करना, अगर रेफरेंस नहीं है तो रेफरेंस का सेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अभी बताओ किसी का कोई भी सवाल है सीवी से रिलेटेड तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? बस यही सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, और एड्रेस आपका हो सकता है, सही है। और भाई किसी का कोई सवाल? क्या चीज़? थोड़ा सा तेज बोलो। ये तो बेसिकली जो है ना हमने एक टेम्पलेट डमी उठाया हुआ है। मुझे तो खैर ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। अगर ये फॉलो करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो तो हमने एक डमी उठाया हुआ है ना, जस्ट इस एग्जाम्पल के लिए कि सीवी सादी होनी चाहिए, सही है। ज़रूरी नहीं है यही टेम्पलेट हो बिल्कुल, ये सारी चीज़ें 2 कॉलम्स में आए, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सिंगल कॉलम्स में सारी चीज़ें, अच्छा लग रहा है ये भी, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ से किसी ने सवाल किया है कि मैंने हाफिज़ है आई थिंक, तो वो कहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आप आ जाओगे, उसको जो है ना आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस्लामिक एजुकेशन के नाम से एक सेक्शन बनेगा, इस्लामिक एजुकेशन, और वहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आपने क्या किया हुआ है। हाफिज़ किया हुआ है, कुछ लोग आगे भी कोर्स करते हैं, आलिम का कोर्स करते हैं, मेंशन करोगे। फिर किस इदारे से आपने किया वो मेंशन करोगे, किस टाइम से, पीरियड से किस टाइम तक आपने किया वो आप मेंशन करोगे। गवर्नमेंट सनद है तो वो मेंशन करोगे, प्राइवेट सनद है तो वो मेंशन करोगे, सही है।
ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। अगर कोई बंदा हाफिज़ कुरान है तो लाजमी इस चीज़ को मेंशन करे, ठीक है। इसका जो है ना बेनिफिट मिलता है, अक्सर मिलता है इसका, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अक्सर जो है ना आपके पास कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। बंदे के अंदर जो है ना फ्रंट एंड की एबिलिटी होनी चाहिए, बैक एंड की एबिलिटी होनी चाहिए, उन्होंने मेंशन किया वो होता है। अगर वहाँ पे उन्होंने टेक मेंशन किया हुआ है कि हमें मन स्टैक का बंदा चाहिए, सही है, तो आप प्रॉपर सीवी को उसके हिसाब से कस्टमाइज करोगे। ऐसा नहीं है आपने एक जर्नल सीवी बना दिया, 10 कंपनी है, 10 जगह एक ही तरह की सीवी आपने ड्रॉप कर दी। ऐसा करना बाज़ों का चल भी जाता है, आपका लग चल जाता है, लेकिन जो है चांसेस कम होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ी, उसके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन को जहन में रखते हुए सीवी को थोड़ा बहुत आपने कस्टमाइज किया। सीवी बनी हुई है, कस्टमाइज करने में 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, और क्या लगेगा, 20 मिनट लगाओ, कस्टमाइज करो, भेज दो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। जो चीज़ें उन्हें चाहिए उसको और ज़्यादा हाईलाइट करो। जैसे उनको फ्रंट एंड का बंदा चाहिए था, यहाँ पे और ज़्यादा बताओ कि फ्रंट एंड के अंदर जो है ना, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने ये बेहतरीन काम किया हुआ है, ये है, ये सारी चीज़ें आप कर बता सकते हो, ठीक है। और स्किल्स के यहाँ पे जो सेक्शन के अंदर जो आप टैग बेसिकली बता रहे थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें अब आप नहीं दोगे। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है ना, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि वो C++ पढ़ते हैं, C पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर देखो स्टूडेंट काम करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल के ऊपर वो पढ़ा रहे होते हैं ना, वो तकरीबन बच्चा उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। अगर आपने इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया, वो जो इंटरव्यू हो रहे है वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये चीज़ आपको आती है, और अगर आपने जवाब नहीं दिया, भले आपको एक ही चीज़ नहीं आती थी, सब आती है, बस आप गए वहाँ पे, वो आपको क्या समझेगा, नहीं यार ये तो बिला वजह का इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस स्टैक के ऊपर या इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपने यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके ऊपर काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो रखो, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, अगर लगता है कि नहीं यार जस्ट मैंने पेपर ही पास किया है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सीवी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती हो। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसी चीज़। दूसरी चीज़, सीवी के ऊपर जो ना ग्रामेटिकली या स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए। ये समझ लो जुर्म है। अगर आपने यहाँ पे स्पेलिंग की गलती कर दी ना, वो आपको कभी नहीं कंसीडर करेगा। स्पेलिंग की गलती या किसी ग्रामर की गलती आपने की, वो नहीं कंसीडर करता, सही है। तो ये सारी गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। उम्मीद है अगर किसी ने ऐसी सीवी नहीं बनाई थी तो इंशाल्लाह आज से वो इस तरह की सीवी फॉलो करेगा, और जिन्होंने बनाई भी तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना आपका 3 टास्क हो गया, लिंक्डइन पे अकाउंट, गिटहब पे अकाउंट, और आपकी सीवी इस तरह से प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए, सही है। ये नेक्स्ट क्लास से पहले इसके बाद मैं एक और असाइनमेंट दूंगा, वो टॉपिक पढ़ने के बाद का है, सही है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? नहीं, ये सीवी देखो ना, देखो सीवी आप कहीं से भी बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं। आप कैनवा से बना सकते हो, सीवी मेकर से बना सकते हो, इनहांस सीवी से बना सकते हो। ये सारे डिफरेंट टूल्स हैं ना, मैं किसी भी एक टूल को मेंशन नहीं करूंगा। आपको जो अच्छा लगता है, आपको MS ऑफिस अच्छा लगता है आप वहाँ से बना लो, कैनवा कोई लोग यूज़ करते हैं आसानी के लिए, आप वहाँ से बना लो, लेकिन ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। बात समझ में आई? अच्छा भाई, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर जो है ना आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, असाइनमेंट क्लास में आप जो कुछ भी पढ़ लो, मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। जो ऑप्शनल होगा मैं बताऊंगा। किसका? वो मैं बताऊंगा आपको। पोर्टल के ऊपर देखो, पोर्टल का मैं देखता हूँ कि पोर्टल के ऊपर आपने इसको अपलोड करना है नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना। अगर पोर्टल पे अपलोड हो नहीं हो, आपके पास नहीं बना, वो आप खतरे में क्लास में बैठे हुए हो। मैंने किसी दिन भी किसी से पूछा, उसके बाद ये 3 में से एक भी कम होगा, वो क्लास से बाहर जाएगा, सही है। अच्छा भाई, अभी इसको यहां से कर देते हैं बंद, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने कोड जो रखा हुआ था वो रखा हुआ था बैच 20 के नाम से रखा था ना, बैच 20। अच्छा भाई, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है ग्रिड, सही है। ग्रिड आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है आपने? पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसको भी मैंने यहाँ से किया बंद, इसको भी कर दिया बंद, इसको भी कर दिया बंद, ठीक है।
चलो थीम जो है ना मैं वाइट कर देता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये सीखी होगी कि वेबसाइट का लेआउट किस तरह से सेट किया जाता है। पोजीशन एब्सलूट आपने पढ़ा होगा, पोजीशन रिलेटिव आपने पढ़ा होगा, फिक्स पढ़ा होगा, स्टिकी पढ़ा होगा, ये सारी कहानी आप लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ये जो लेआउट है ना, ये बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स के जरिए भी सीधा किया जा सकता है, ठीक है, और उससे काम आसानी से हो रहा था, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे फिलहाल अब हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, दिस इज ग्रेट। देखते हैं कि क्या रीज़न है इसका पढ़ने का। यहाँ पे जो है ना इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इसको मैं जल्दी से ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास सिंगल डायमेंशनल लेआउट है, सिंगल डायमेंशनल से मुराद या तो चीज़ें आपके पास रो में है या तो कॉलम में, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ दोनों में नहीं, या तो रो में या तो कॉलम में, तो आप फ्लेक्स से काम आप कर लोगे, आपका काम बन जाएगा और आसानी से सारी चीज़ें चलेंगी। अगर आपका लेआउट कुछ कॉम्प्लेक्स है, रोज में भी कुछ चीज़ें सेट हुई हुई है, कॉलम्स में भी कुछ सेट हुई हुई है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स लेआउट है, तो फ्लेक्स से आप काम कर तो लोगे लेकिन मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल अगर आप वो पोजीशन वगैरह यूज़ करोगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन सबको आसान किसने किया? ग्रिड ने किया, सही है। अब ग्रिड बनने का रीज़न समझ में आ गया कि 2 डायमेंशनल लेआउट को ये सही करेगा, ठीक है, और फ्लेक्स जो है 1 डायमेंशनल को करता है। अभी ये चीज़ समझ में आ गई, इसको करते हैं बंद। और यहाँ पे जो है ना HTML के अंदर जल्दी से बॉयलर टेम्पलेट में लगा रहा हूँ, CSS में मैं मौजूद हूँ, ठीक है। HTML के अंदर बॉयलर टेम्पलेट मैंने लगाया और CSS को कर लूँगा मैं लिंक। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी फ़िलहाल मैं एक डिव बनाता हूँ जिसकी क्लास होनी चाहिए पेरेंट की, और इसके अंदर मुझे चाहिए 5 डिव जिसकी क्लास में लगाऊंगा चाइल्ड की। ये शॉर्ट हैंड तरीका सबको समझ में आ रहा है? मैंने 2 क्लास पहले आपको बताया था, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिव है जिसकी क्लास मैंने पेरेंट लगाई, और इस पेरेंट के अंदर इसके 5 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं A और यहाँ पे लिखता हूँ B, यहाँ पे लिख दूंगा C, D और यहाँ पे लिख दूंगा मैं E, सही है। और जो है ना मैं एक अलग अलग क्लास भी दे देता हूँ ताकि इसके ऊपर मुझे डिफरेंट स्टाइल करना हो तो हमें मसला ना आए। दिस इज चाइल्ड 1। ये ऑल्ट मैंने होल्ड किया हुआ था और सिंपल मैं जहाँ जहाँ मुझे सिलेक्ट करना है मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, सही है, ऑल्ट को होल्ड करने से। अच्छा भाई, ये वाला HTML का कोड समझ में आ रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया हो? समझ सबको आ रहा है, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो ABCDE मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है, ये सारे अलग अलग लाइन में नजर आएंगे, एक ही लाइन में? अलग अलग लाइन में देख लो, एक ही लाइन में हुआ ना, सारे बाहर चले जाओगे। अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये सारे अलग अलग लाइन में नजर आ रहे हैं। अलग अलग लाइन में नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डिव इज अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये सारे डिव्स के अंदर बनते हैं और डिव हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है, सही है। अच्छा, पेरेंट की क्लास लगी हुई है, मैंने डॉट पेरेंट को कहा डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी भी अलग अलग लाइन में होंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, सारे हॉरिजॉन्टल आ गए। अच्छा, इसकी डायरेक्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हो ना, वो तो फ्लेक्स की कहानी थी, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर लगाता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? डिस्प्ले ग्रिड। और यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, डिस्प्ले ग्रिड से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये जो है ना चाइल्ड और पेरेंट मुझे नजर आना चाहिए। बॉर्डर पता है कैसे देते हैं? बॉर्डर देना आता है? हाँ भाई, आपको आता है बॉर्डर देना? आपके बराबर में आप आता है? खड़े हो जरा, बताओ बॉर्डर कैसे देते हैं? बॉर्डर मैंने लिखा, उसके बाद क्या लिखूं? 2px, ठीक है, 2px विद मैंने बता दी। उसके बाद सॉलिड क्या चीज है? ये सॉलिड क्या चीज है? कलर का टाइप नहीं है, बॉर्डर का टाइप है ना, बॉर्डर का स्टाइल है। अच्छा, और यहाँ पे क्या बताते हैं? कलर बताते हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ भी ना बताऊं, सॉलिड बताऊं, वो तो बताओ लग जाएगा? नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, पक्की बात है? लग गया?
देखो ये जो बॉर्डर का स्टाइल है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंपलसरी, दिस इज कंपलसरी। सही है, ये अगर आप लगा दोगे सारी चीजें वो खुद से सेट कर देगा। हाँ, अगर आपने कलर भी बताया, विद भी बताया, आप स्टाइल नहीं बताते हो किस तरह का बॉर्डर चाहिए, तो नहीं लगेगा बॉर्डर। सही है, ये जो स्टाइल है ये कंपलसरी है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है कि विद आपने बताया, स्टाइल बताया, कलर बताया। बताओ ऑर्डर आगे पीछे कर सकता हूँ? ये शॉर्ट हैंड तरीका है क्या बॉर्डर लगाने का? अलग अलग कैसे लगेगा? बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विद, बिल्कुल सही है। अभी फिलहाल आप बैठो यहाँ पे, जल्दी से शॉर्ट हैंड तरीके का यूज करते हैं। इसका कलर कर देते हैं रेड। रेड हेक्सा से कैसे होता है? F00 F00 से हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो अगर मैं डबल यूज करूंगा ना, 6 यूज करूंगा, तो शुरू वाला 2 रेड के लिए मैंने शॉर्ट हैंड यूज किया, शुरू वाला एक रेड के लिए, दूसरा ग्रीन और ब्लू। सही है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। मुझे ये हेक्सा से भी नहीं देना, ना ही मुझे नाम लिखना। आरजीबी से बताओ कौन बताएगा? 255 आगे 255 0 और इसको भी कर देते हैं 0। सही है। अल्फा जरूरत नहीं है ना अल्फा की। अच्छा भाई, यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे विद भी हो गया। विद को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, विद को थोड़ा सा कर देते हैं 6 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमें प्रॉपर तौर पे नजर आए। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर लग चुका है पेरेंट पे, और चाइल्ड पे भी बॉर्डर लगा देते हैं ना, ताकि ये चाइल्ड भी नजर आए हमें। चाइल्ड का कंटेनर कहाँ तक ये नजर आना चाहिए? चाइल्ड पे हम बॉर्डर लगा देंगे ग्रीन कलर का, और यहाँ पे भी जस्ट सॉलिड का ही यूज करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे चाइल्ड पे भी हमारे पास ग्रीन कलर का बॉर्डर लग चुका है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अभी आपको याद है मैंने पेरेंट को डिस्प्ले ग्रिड किया हुआ था। अगर मैं फ्लेक्स करता हूं तो इन सब का डायरेक्शन चेंज होकर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ग्रिड करने से कोई भी ऐसी कहानी नहीं हो रही कि हम चेक करना चाहते हैं ग्रिड लग भी रहा है नहीं लग रहा है। कैसे करूंगा? डेवलपर टूल मैंने ओपन किया, सिंपल मैं इसको जाके चेक करूंगा। देखो ये सारे लाइंस नजर आ रहे हैं मुझे डॉट 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 करके, और यहाँ पे देखो ग्रिड लिखा हुआ है। इसका मतलब ग्रिड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ग्रिड को समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ग्रिड आपने लगा दिया ना, ये इसके डायरेक्शन को तब्दील नहीं करेगा। ग्रिड के अंदर अभी हमने एक बात पढ़ी है कि ये टू डायमेंशनल लेआउट को सीधा करता है। सही है। 2 डायमेंशनल का मतलब है रोज और कॉलम, और क्या मतलब हो सकता है 2 डायमेंशनल का? सही है, रोज और कॉलम्स। तो ग्रिड लगाने के बाद इसका रो, इसका कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा। सही है, ये बात तो मेक सेंस भी कर रही है ना, ये हमने को याद थोड़ी किया, ये तो खुद ही बता रहा है। अगर मैं 2 डायमेंशनल हूं तो रोज और कॉलम्स में ही होगा। तो सिंपल यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो बता देते हैं। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रो। सही है, ग्रिड टेम्पलेट रो, और ये रिपीट वगैरह को मैं हटाता हूं जल्दी से। अच्छा, मुझे जो है ना यहाँ पे रो चाहिए 200 पिक्सल का। ये सब इन सब चीजों का अंदाजा है, पिक्सल वगैरह क्या होता है पढ़ा आपने? सही है। मुझे 200 पिक्सल का एक रो मिल गया, एक और रो चाहिए 200 पिक्सल का। बात समझ में आई? अच्छा, रो और हॉरिजॉन्टल ये जो है ना डिफरेंस इसमें क्लियर है? वर्टिकल किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है? अगर नहीं क्लियर है तो अभी पूछ लो। सही है। अच्छा, ये रो बेसिकली मैंने बनाया है, रो इसको कहते हैं ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। अब आते हैं कॉलम पे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। सही है, फिर से रिपीट आ गया, इसको भेजते हैं दोबारा इसके घर। अभी यहाँ पे मैंने 200 पिक्सल, दोबारा से 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। ठीक है, अभी जस्ट हमें समझ में नहीं आया, जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी समझते हैं इससे हो क्या रहा है, और यहाँ पे आके इसको करते हैं रिफ्रेश। सही है, अभी यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया। अभी यहाँ पे जो ना कुछ नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 2 3 4, और अगर यहाँ पे मैं देखूं 1 2 3 है, 3 कॉलम्स यहाँ पे बन गए। कैसे बने यार 3 कॉलम्स? ये देखो, ये 3 हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। अगर मैं एक और कर देता तो 4 बन जाता, और करता तो 5 बनता, 2 करता तो 2 ही बनता। सही है। अब ये चीज तो समझ में आ गई, कॉलम कैसे बन रहा है। 1 और ये 2 रो भी बना हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डिफाइन किया। एक और कर दूंगा तो तीसरा भी बन जाएगा। अब रोज और कॉलम्स किस तरह से डिफाइन हो रहा है, ये वाली कहानी तो समझ में आ गई है। सही है। अच्छा, ये जो है ना स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हमने 200 पिक्सल रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, हाइट और विड्थ सेम होगी तो ये स्क्वायर ही बनाकर देगा। सही है, कोई सर्किल नहीं बनाएगा ये। अच्छा भाई, यहाँ पे आते हैं जल्दी से, यहाँ तक हो गया सब कुछ।
अभी जो है ना रो भी हमने डिफाइन किया, कॉलम भी डिफाइन किया, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, सारी चीजें सीक्वेंस से चल रही है, इतना याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से भी अगर हम चेक करें तो यहाँ से भी बिल्कुल लिखा हुआ है 1 2 और 3, सही है। इधर से भी बिल्कुल 1 2 3 इस तरह से चल रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 4 चल रहा है, सही है। काउंटिंग तो आता है ना आप लोगों को, मैथ में फेल तो नहीं होते हो, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे काउंटिंग वाउंटिंग ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं ना, इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अभी ये नॉर्मल जो हमारे पास बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा ये क्योंकि 2 डायमेंशनल लेआउट को सेट करने का तरीका है ना, इस जो मैंने रॉज और कॉलम्स को डिफाइन किया है, इस रॉज और कॉलम्स में मैं किसी को कहीं पे भी कर सकता हूँ कि यहाँ से इतना कॉलम लो, यहाँ से इतना रो लो, यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ। ये काम आप लोगों ने HTML टेबल के अंदर किया हुआ है। रो स्पैन आप लोग करते हो, कॉल स्पैन करते हो, टेबल पढ़ा है आप लोगों ने, सही है। तो इसके अंदर मसला आपको नहीं आने वाला है, ये भी टेबल के फॉर्मेट में स्पैन वगैरह करते हो ना, इसको इधर कर देंगे, इसको उठा के यहाँ फेंक देंगे, ये सारी कहानी अभी हम करने वाले हैं। अगर फ्लेक्स बॉक्स से अगर हम करना चाहते हैं तो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। मैं कहता इस ए वाले बॉक्स को उठा के यहाँ रखो, कॉम्प्लेक्स हो जाता नहीं हो जाता। वो वहां पे आप सिंपल इसको रिवर्स करते, फिर उसको इधर करते, यहाँ पे रिवर्स करते, कहानी आपकी हो तो जाती लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता फ्लेक्स बॉक्स को ए को बोलो यहाँ से यहाँ तक की जगह ले, यहाँ तक क्यों ले रहा है, यहाँ तक ले, सही है। तो फिर भी कॉम्प्लेक्स काम हो जाता, फिर उधर विद वगैरह ये सारी कहानी करनी पड़ती। यहाँ पे काम आसानी से होगा, कैसे देखते हैं। यहाँ पे जो है ना सबको मैंने अलग अलग एक क्लास दी हुई है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 3 4 5 करके, सही है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि ये जो ए है ना हमारे पास, ये यहाँ से 1 से लेकर 2 कॉलम तक की जगह ले रहा है। अच्छा मुझे कैसे पता ये 1 है ये 2 है, अभी हमने नंबर देखा तो था, आप सबको पता है ना। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, कहाँ चला गया, ये देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अगर हम भूल भी जाएं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, सही है। इसी तरह से रोज में भी लिखा हुआ है। अब ये नंबर पढ़ना कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ से ये 1 और ये इसके लिए 2 है, इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक की जगह ये ले रहा है, सही है। ये कॉलम है रो है, यहां से यहां तक अगर मैं कॉलम है ना, देखो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, सही है। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। अगर मुझे यहां तक इसको जगह दिलवाना है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, 1 से 3 रो या कॉलम, कॉलम बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। बोलते हैं डॉट चाइल्ड 1, सही है। और मैंने आई थिंक अंडरस्कोर भी दिया हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है। डॉट चाइल्ड 1 ग्रेड कॉलम स्टार्ट, ग्रेड कॉलम स्टार्ट 1, ठीक है। 1 से तो वही रहा था, ग्रेड कॉलम एंड 2 पे कर दूं क्या, 2 पे तो वही रहेगा, 3 करते हैं इसको। मैंने आगे रिफ्रेश किया, देखो ये यहां से यहां तक की जगह ले रहा है, किया इसने काम, बिल्कुल किया। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब आप अपने मर्जी से किसी भी बॉक्स को जितना बड़ा चाहे कर दो। आप इसको यहाँ पे रेक्टेंगुलर आपने बनाया हुआ, आप इसको यहाँ से ये सब की जगह दिलवा दो, ऐसा भी कर सकते हैं हम, सही है। जितना आप इसको बढ़ाना चाहो कर सकते हो, किसी बॉक्स को उठा के इधर करना है उधर करना है, ये सारी कहानी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं जो है ना रॉ एक और बढ़ाता हूँ, 200 पिक्सल, रिफ्रेश मैंने किया, एक और रॉ हमारे पास क्रिएट हो गई, ठीक है। ताकि थोड़ा जगह मिल जाए ना, इसको आगे पीछे धक्का देंगे तो कुछ जगह तो होना चाहिए ना, वरना बाहर गिरेगा पेरेंट से। अच्छा भाई यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमारे पास हमने इसको यहाँ से बोला यहाँ से यहाँ तक की जगह लो। अभी मैं चाहता हूँ ये वाला जो ए है ना, यहाँ से यहाँ तक की जगह ले, ऐसे करके, बताओ क्या करूँ। रॉ स्टार्ट ग्रेड रॉ स्टार्ट 1, उसके बाद ग्रेड रॉ एंड 2 कर दूं क्या, 3 करना पड़ेगा। आगे मैंने रिफ्रेश किया, ये यहां से यहां तक की जगह ले रहा है, बात समझ में आई। अब मैं देखो, मैं ए को तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, मैं किसी भी बॉक्स को कहीं पे भी बढ़ा सकता हूं, कहीं पे भी इसको कम कर सकता हूं। जस्ट जो रो और कॉलम्स हमने डिफाइन किए हैं, जो हमारे पास ये स्क्वायर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके आगे पीछे कहीं पे भी मैं इसको घुमा सकता हूं। वहां तक बात समझ में आई। हाँ भी कॉलम वाला देखो, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ना, देखो 1
2 3 4, ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4। अब बेसिकली अगर हमें इस बॉक्स को, जो कि यहाँ से यहाँ तक था, वो बाय डिफॉल्ट 1 से 2 कॉलम तक जा रहा था, सही है। अभी हमने अगर उसको 3 कर दिया, वो यहाँ तक आ गया, मैं 4 कर दूंगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा। जिस तरह हम कॉलम में बढ़ा पा रहे हैं, इसी तरह हम रो में भी बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो 1 से 2 तक रो में था, मैंने अभी 3 कर दिया, मैं 4 कर दूंगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा ना। यहाँ तक बात अभी समझ में आ रही है। इसी तरह से मैं किसी दूसरे बॉक्स को भी इधर उधर कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, क्यों ना ऐसा हो कि इसको हम शॉर्ट हैंड तरीके से लिखें। ये तो बार बार इतना ज़्यादा लिखना जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, सही है। इसको जो है ना हम थोड़ा सा आसान करते हैं। इसको आसान इस तरह से मैं नहीं किया, मैंने बोला ग्रिड रो, सही है। ग्रिड रो मैंने बताया 1 से लेकर 3 तक जाओ, सही है। ग्रिड कॉलम मैंने बताया 1 से लेकर 3 तक जाओ। और यहाँ पे आके अगर मैंने रिफ्रेश किया ना, देखो कोई भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा, सही है। अभी ये वाला आसान है, वो आसान था, ये आसान है, लेकिन आना दोनों चाहिए, सही है। दोनों का आपको पता होना चाहिए। ये उसी का शॉर्ट हैंड तरीका है। जिस तरह से आप बॉर्डर लगाते हो ना, उसका जो एक्चुअल प्रॉपर मेथड है, बॉर्डर का स्टाइल बताओ, कलर बताओ और वेट डिफाइन करो। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, आप बॉर्डर को शॉर्ट हैंड तरीके से भी इस तरह से लगा सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे सिंपल ग्रिड रो रखो और शॉर्ट हैंड तरीके से बता दो। आप चाहो तो स्टार्ट एंड अलग अलग भी बता सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अभी फिलहाल मैं इसको दोबारा से 2 करता हूँ, इसको मैंने दोबारा से 2 कर दिया। चेक करते हैं, दोबारा से ये अपने जगह पे आ गया। अब इसको जो है ना, मैं कहता हूँ 2 से शुरू हो जाओ और 3 तक जाना। करते हैं इसको शॉर्ट हैंड तरीके का ही यूज करें ना, 2 से शुरू हो जाओ 3 तक जाना, सही है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं, चलो अभी देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। रिफ्रेश मैंने किया, देखो 2 से शुरू हुआ 3 तक गया। मुझे इसको उठा के जो है ना यहाँ रखना है। यहाँ क्या करूं, 2 थोड़ी, देखो 1 2 3 से शुरू करके 4 पे भेजना पड़ेगा, है ना। 3 से शुरू करके मैंने 4 पे भेजा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते गया ये यहाँ पे, सही है। किसी भी बॉक्स को कहीं पे भी मूव करवा दो, जितना स्पैन रो में करना है, जितना स्पैन कॉलम में करना है, हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अभी जो है ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है ना इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर दें क्या। यहाँ पे बी मौजूद है ना, अभी ए को भेजते हैं उसके अपने घर पे। ए 1 से लेकर जाएगा 2 पे और कॉलम पे भी जाएगा 1 से लेकर 2 पे। ये अपने जगह पे आ गया, सही है। और बी को इसने यहाँ से थोड़ा सा आगे कर दिया। बी को भी उठा के यहाँ रख देता हूँ। बी का हमने चाइल्ड जो रखा हुआ है वो है 2, सही है। कॉपी मैंने किया, मैं पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर दूंगा चाइल्ड 2। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि कॉमा लगा के भी यहाँ पे मैं कर सकता था, पता है ना, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखो ए भी यहाँ है, बी भी यहाँ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर पता है कौन सा आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा जो HTML में बाद में डिफाइन हुआ है। कौन सा डिफाइन हुआ, बी डिफाइन हुआ। चेक करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, बैकग्राउंड कलर येलो देते हैं, थोड़ा सा लाइट सा देते हैं, ठीक है। और इसको देते हैं थोड़ा सा पिंक देते हैं, ठीक है, लाइट सा। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, येलो आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो बी बाद में डिफाइन हुआ है ना, इस वजह से वो उसके ऊपर आ गया। अच्छा, आप लोगों ने जेड इंडेक्स पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज को आप आगे कर सकते हो, प्रॉपर्टी जेड इंडेक्स की बढ़ा के किसी भी चीज को पीछे कर सकते हो। अभी यहाँ पे HTML के स्ट्रक्चर की वजह से हो क्या रहा है कि बी जो है ना उसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि बी बाद में डिफाइन हुआ है। मैं चाहता हूं जो ए है ना वो ऊपर आए, बी इसके पीछे चला जाए। बताओ क्या करूं, जेड इंडेक्स की वैल्यू ए की बढ़ानी पड़ेगी, बी की कम करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे जल्दी से मैं ए को कहता हूं जेड इंडेक्स 1। चेक करते हैं, यहाँ पे आगे मैं रिफ्रेश किया, देखो जेड इंडेक्स जैसे ही मैंने बढ़ाया ये यहाँ सामने आ गया, सही। ये सारी चीजें तो आपने पहले पढ़ी होंगी ना। अभी बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, नहीं है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अच्छा चलो यहीं तक रखते हैं ग्रेड का टॉपिक, फिर इंशाल्लाह ग्रेड के टॉपिक को जो है ना यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सबकी एथिक्स की क्लास होगी। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कुछ 1-2 स्टूडेंट्स उठ के जा रहे होते हैं ना, आप लोग 1.5 घंटा बैठते हो, 10-15 मिनट और बैठ जाओगे ना तो कोई आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सही है। कंप्लीट सब जो है ना, जब एथिक्स की क्लास एंड होगी उसके बाद आप सारे क्लास से उठोगे, ठीक है।